स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चिंतन का अर्थ और परिभाषा, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। देखिए, जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी क्रिएटिविटी और आपका जो है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना और सृजनात्मकता का विकास बालकों में किस तरह से होता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्ल्स, चिंतन का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, कि एक बालक में बाल्यावस्था में जो चिंतन प्रक्रिया है वो किस तरह से बालकों में विकसित होती है। सबसे पहले चिंतन की प्रक्रिया को समझने से पहले चिंतन का अर्थ और परिभाषा के बारे में देखते हैं कि चिंतन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये समझा जाए कि चिंतन क्या है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के जीवन में एक सामाजिक प्राणी जब होता है वो, तो उसके सामने उसके जीवन में बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ और समस्याएं आती रहती हैं। अब उन कठिनाइयों के समाधान हेतु वो भिन्न भिन्न प्रकार के उपायों को सोचता है और यही उपाय सोचना ही चिंतन कहलाता है। यानी कि मनुष्य के सामने कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप वह चिंतन करना जो है प्रारंभ कर देता है। देखिए, और जैसे ही उसे उस समस्या का समाधान मिल जाता है या कोई उपाय उसको मिल जाता है, वह चिंतन करना बंद कर देता है। तो एक तरह से यही सोचा जाए कि किसी समस्या के समाधान हेतु ही चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो जैसे ही उसे उस समस्या का समाधान मिल जाता है तो चिंतन की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। अब ये समझना आवश्यक है कि क्या हमारे सामने जितनी भी परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो जो है परिस्थितियाँ जो होती हैं मनुष्य के जीवन में चारों ओर, तो वो क्या समस्याएं उत्पन्न करती हैं? ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है, अगर चिंतन के अर्थ को समझा जाए तो ये नहीं कि समस्याओं के समाधान के लिए ही चिंतन प्रक्रिया होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य के सामने जो भी परिस्थितियाँ होती हैं वो समस्याओं से घिरी हुई होती हैं, समस्याएं उत्पन्न करती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके लिए जो व्यक्ति है वो तैयार रहता है। ठीक है, प्रिपेयर रहता है क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें वो अपने आप को उसके लिए पहले से तैयार रखता है। अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर उसे अपने सुबह उठता है वो, ठीक है, फिर वो अपनी दैनिक जो दिनचर्या के काम है वो करता है, फिर अपना नहा धोकर अपना तैयार होकर वो अपने काम, अपना नाश्ता लेकर वो खाना खाकर वो अपने काम पर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको इन सब कार्यों में, जब वो सुबह उठा, अपने सारे जो है रूटीन के कार्य करने के बाद जब वो अपने काम पर गया, तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया हुई उसमें उसको कुछ भी सोचने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, कुछ भी चिंतन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो वो कार्य है, जो वो दैनिक अपना जो रोज करता है, डेली करता है, उसमें वो उसके लिए जो है प्रैक्टिस में उसके वो आदत में आ जाता है, उसमें वो आदत में आया रहता है। तो उसको वो अपना जो नेचुरली वो कार्य जो है वो अपना रोजाना करता रहता है। तो इसमें कोई चिंतन का कोई इसमें प्रोसेस नहीं हुई, कोई सोचने की, कोई समझने की। वो अपना जो है जैसे कि अपना रूटीन के हिसाब से वो अपना सारा कार्य वो करता रहता है। ठीक है, चिंतन प्रक्रिया उस समय जो है शुरू होती है, या उस समय इसका महत्व होता है कि जब मनुष्य या व्यक्ति के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या समस्याएं आ जाती हैं जिसके लिए वो पहले से तैयार नहीं रहता है। यानी कि जो है उसके जो पूर्व अनुभवों के आधार पर जो वो कार्य करता है, वो उसके जो है वहाँ पर चिंतन का कोई महत्व नहीं होता है, वो अपना चलते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर वो किसी भी अपने कार्य के लिए, वो अपनी परिस्थितियों को फेस करने के लिए, समस्याओं को फेस करने के लिए तैयार नहीं रहता है, वहाँ पर जो है चिंतन जैसी प्रक्रिया का महत्व होता है। क्लियर? तो यह उपाय सोचना ही चिंतन कहलाता है और इससे ही आगे समस्या का हल निकालना। तो ये तय होता है कि जो है चिंतन की जो प्रक्रिया है बच्चों, वो भी एक तरह की मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इमेजिनेशन, जो कल्पना है, वो भी एक मानसिक प्रक्रिया है। इसी तरह से चिंतन भी एक तरह की मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। चिंतन की परिभाषा को
अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में जो है डिस्क्राइब किया है वो किस तरह से कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है, जैसे सबसे पहले देखते हैं कि रॉस के अनुसार चिंतन की परिभाषा क्या है। देखिए, रॉस ने चिंतन को एक मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू माना है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति या कोई भी समस्या को के लिए जब हम समाधान ढूंढते हैं तो उसमें अपनी हम मानसिक प्रक्रिया, हम उसमें अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसको एक ज्ञानात्मक पहलू माना जाता है कि किस तरह से हम हमारे सामने या व्यक्ति के सामने जो भी समस्याएं हैं उसको हम किस तरह से उसका हल निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है, उसका समाधान हमें मिल जाए। तो एक तरह की मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू इसको माना जाता है, ठीक है। और यह मन की बातों से संबंधित एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, कि अभी जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारा मन कहता है हमें वो करना चाहिए, जो हमारी आत्मा कहती है उस कार्य को हमें करना चाहिए, जो जिस कार्य को करने के लिए हमारा मन और हमारी आत्मा गवाही ना दे उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। तो यह मन की बातों से संबंधित ही एक मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है कि जब किसी भी कार्य को करने के लिए, उसके लिए समाधान ढूंढने के लिए कौन सा जो पहलू है, कौन सा ऐसा कार्य है जो सही है या कौन सा ऐसा गलत है, जब तक हम अपने मन, हमारी आत्मा से, हमारे मस्तिष्क को ऑर्डर नहीं मिलेगा, आज्ञा नहीं मिलेगी, तब तक हम उस पर विचार नहीं करते हैं। तो इसलिए रॉस के अनुसार जो है चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया मानी गई है। रायबर्न के अनुसार देखते हैं बच्चों कि रायबर्न के अनुसार चिंतन की परिभाषा कि चिंतन एक इच्छा संबंधी क्रिया होती है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। देखिए कितना अच्छा इन्होंने रायबर्न ने कहा कि चिंतन एक इच्छा संबंधी क्रिया है कि जब हमारे या व्यक्ति की या किसी बालक की इच्छा होगी तभी हम उस समस्या पर, उस किसी भी टॉपिक पर हम चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, और किसी असंतोष के कारण ही आरंभ होती है कि जब व्यक्ति को या बालक को किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय पर कहीं भी असंतोष होता है, ठीक है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, एक मानसिक संतुष्टि नहीं होती है, तब व्यक्ति जो है अपनी आत्म संतुष्टि के लिए उस समस्या पर, उस टॉपिक पर, उस विषय पर सोचता है कि कैसे हमें मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो उस मानसिक संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए, संतोष को प्राप्त करने के लिए चिंतन जैसी प्रक्रिया आरंभ होती है। वैलेंटाइन के अनुसार देखते हैं बच्चों कि वैलेंटाइन ने चिंतन की परिभाषा को किस तरह से परिभाषित किया था। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। देखिए वैलेंटाइन ने भी कितने अच्छी तरह से चिंतन को परिभाषित किया कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है, कोई ऐसा कार्य, तो एक मानसिक क्रिया हो गई जिससे श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। कि जब हम किसी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि असंतोष है ना, कि जब हम किसी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या उसमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए हम किसी चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप उसको करते हैं, उस पर सोचते हैं। देखिए सोचने के बाद ही उस पर जो है कार्य शुरू होता है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन, जब उसको सोचने के बाद उसको हम कार्यान्वित करते हैं तो इससे क्या होता है, किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से हम उसमें प्रवाहित होते हैं। तो जब तक व्यक्ति में चिंतन की प्रक्रिया नहीं प्रारंभ होगी तब तक वो काफ़ी हद तक अपने लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब सपोज मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि हमारे जो कोई व्यक्ति है अपने सुबह उठकर अपने पूरे कार्य को करके वो अपने काम पर निकलता है, तो इस तरह से वो सारे कार्य करता है तो उसमें उसको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कोई ऐसा कार्य जिसमें हमें जो है संतुष्टि प्राप्त करनी है, ठीक है, हमें उसको एक अपने उसके जो है हमें उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है, या हमें सपोज हमें कोई हम अपनी अगर किचन की बात करें, रसोई घर की बात करें, या फिर हम अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई भी बात करें, तो हमें कोई भी कार्य करना है, हमें अपना प्रयोगात्मक कार्य करना है, हमें अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं,
तो हम उस पर पहले प्लानिंग तो करेंगे ना कि हम पहले अपने कौन से वाले सब्जेक्ट को उठाएं, कौन सी उसकी बुक हम उठाएं और उस पर से सारे नोट्स जो हैं अपनी यूनिट वाइज उसके प्रिपेयर करें। ठीक है, तो एक चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ होती है ना, हम सोचते हैं उसके बारे में कि भाई सिलेबस में क्या है, यूनिट्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट यूनिट में क्या है, ए पार्ट कौन सा है, बी पार्ट कौन सा है। तो उसके लिए हम चिंतन प्रक्रिया करते हैं, और जब तक हम अपने पूरे उस सिलेबस को चेक नहीं कर लेते, नोट्स को अपने पूरे बना नहीं लेते, तब तक हम उसमें अविराम गति से उस पर कार्य करते रहते हैं। तो चिंतन के द्वारा ही तो हुआ अपने लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंचने का कार्य। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि चिंतन के प्रकार क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ थिंकिंग। तो ये चिंतन के 4 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्याक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। ठीक है, तो इन जो टाइप्स ऑफ थिंकिंग है, काइंड्स ऑफ थिंकिंग है बच्चों, 4 प्रकार के हो गए, प्रत्याक्षात्मक, प्रत्यात्मक और कल्पनात्मक, तार्किक चिंतन। इस वाले टॉपिक को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग। ठीक है, आगे के इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गर्ल्स, थैंक यू।